So class, today first we will do these problems and then we'll move on to the next chapter, okay, which is not exactly the next chapter in your book, but it will be the next chapter in your slides. So now let's start with this problem. Problem 1A4, quality cost report, and ASN wants us to prepare a bar graph showing the distribution of the various quality costs by category. So if you remember a bar graph, have you got some knowledge about bar graphs or any graphs? Bar graphs देखे हैं कभी, बनाए हैं कभी? Have you used Excel, Microsoft Excel? हाँ, Excel में अगर आपने काम किया हो, so have you made graphs in Excel? Yes, sir. Yes. Have you? Okay. So then you can use the same data, export it to Excel, copy paste करके आप export कर दें, and over there you can go to the option of graphs, diagrams, graphs, और वहाँ पे bar charts भी होंगे, bar grams भी होंगे, bar diagrams भी होंगे, वो आप कर सकते हैं. अगर मैं आपको simply यहाँ पे बताऊँ कि what does it look like, so it looks like something which we studied over here in this chapter, right at the end when we were doing quality cost report. This is what a bar graph looks like. ठीक है? So this is what it will look like. Now how would you decide कि किस तरीके से इसको बनाना है? If there are 2 years or 1 year, or if there is only 1 year, so that means you will only have to make one. वो तो सही हो गया. आपके पास कुछ ना कुछ डेटा होगा. इससे पहले क्वेश्चन में जिस तरह 1A2 है, इसका डेटा आपके पास गिवन होगा कि हर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट की कॉस्ट कितनी है. फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन कॉस्ट कितनी है, अप्रेजल कॉस्ट कितनी है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट कितनी है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कितनी है, आपके पास फिगर्स होंगे. ठीक है? सो लेट्स से योर फिगर्स. एसन, डू यू हैव द फिगर्स? प्रिवेंशन कॉस्ट कितनी थी? परसेंटेज में. सो इफ यू टॉक अबाउट परसेंटेज देन दिस इज द वन. ठीक है? इफ यू टॉक अबाउट फिगर्स एब्सोल्यूट, सो दिस इज द वन. सो विच एवर आप जो भी बनाना चाहते हैं, विच एवर यू वांट टू मेक, आप दोनों बना सकते हैं. ठीक है जी? आपके पास परसेंटेजेस हैं. Last year was 16.40%. सो दैट मीन्स वी हैव 2 years 1 and 2. सो लास्ट ईयर में प्रिवेंशन कॉस्ट इज 16.4. 16.4 जी. Following year is 17.46. 17.46. Appraisal 9.74. 9.74. Yes, sir. 10.28. 10.28. Internal failure 56.15. 56.15. 56.98. 56.98. External failure 17.71. 17.71. 15.28. 15.28. अच्छा, अभी आपने बनाना कैसा है? ओके क्लास, पे अटेंशन. क्वालिटी कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. ये आपके पास परसेंटेज ऑफ सेल्स हैं. ठीक है? दोनों की एब्सोल्यूट फिगर्स हैं, तो हमने कहा वो बनेगा. अगर आपके पास एब्सोल्यूट फिगर्स हैं, यू हैव परसेंटेज, तो ये बनेगा. अब आपने ओवर हियर ऑन वाई एक्सिस ग्राफ्स बनाए मैंने कभी? Yes, sir. X-axis or Y-axis. Economics for clients, sir. अच्छा, एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है. एक्स एक्सिस पे क्या होता है? Sir, time. एक्स एक्सिस होता कौन सा है? Sir, जो हॉरिजॉन्टल होता है. और ये डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है? जी, गुड क्वेश्चन, गुड आंसर. फाइन, इंडिपेंडेंट होता है. ओके, सो दैट मीन्स यू मस्ट हैव बीन फेमिलियर विद दिस व्हाट आई शोड यू अ लिटिल व्हाइल अगो, y इक्वल्स a प्लस px. फिर आपने ये भी देखा होगा, क्योंकि इसकी बेसिस पे ग्राफ बनता है. अच्छा देखें, इसमें अगर इसको वैसे देख लें, इसको मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से समझाता हूँ क्विकली. दीज आर कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जो चेंज नहीं होगा. इसका मतलब इसकी वैल्यू सेम रहेगी. ठीक है? ये अलग बात है, इसको हम कैलकुलेट अभी करेंगे फिर बाद में, और इसको देखेंगे इसकी वैल्यू क्या है. लेट्स से फॉर द टाइमिंग दिस वैल्यू इज 2 एंड दिस वैल्यू इज 4. दिस कांस्टेंट वुड ऐड विद दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्चुअली, and this would make up this figure. So if I write x as 1, so what will be the value of y? 6. Okay. If I say x is 2, what will be the value of y?
10. So that means the value of y is dependent on x. So x is independent and y is dependent on x. ठीक है, इसी वजह से तो आप ये लिखते हैं ना कि y is a function of x. ठीक है, क्लियर? ओके, अब आ जाएं ग्राफ्स के ऊपर. जो भी ग्राफ्स बनाते हैं यहां पर इस एक्सिस पे इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस ना, ओके. तो ये x, ये x है, और x क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x जो आपके पास आ रहा होगा दैट वुड बी इंडिपेंडेंट, और y पे आपके पास डिपेंडेंट आ रहा होगा. ये बात भी क्लियर हो गई? ओके, अच्छा हो गया. अब यहां पर चूंकि टाइम वाइज है ना, ये टाइम का है, तो जब भी व्हेनेवर देयर इज अ रेफरेंस टू टाइम, सो टाइम इज एक्चुअली डिपेंडेंट ना. ओके, सो टाइम इज इंडिपेंडेंट ना, क्योंकि हम कहते हैं कि एक साल में इतना, दूसरे साल में सेल इतनी, तीसरे साल में सेल इतनी, चौथे साल में सेल इतनी. सो एक्चुअली योर सेल्स, द वैल्यू ऑफ सेल्स वुड एक्चुअली डिपेंड ऑन टाइम. सो टाइम इज अ फिगर विच विल प्लॉट ओवर हियर. ओके, ये बात भी क्लियर हो गई. 1 2, यहां पर क्या प्लॉट करना है? यहां पर आप प्लॉट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आपके पास जो वैल्यूज यहां पर गिवन है, ये मैक्सिमम कहां तक जा रही है? 56 तक. सो दैट मीन्स यू नीड टू प्लॉट अप टिल 60 कर दें. ठीक है, सो 60. अब अगर आप 1 2 3 4 करके 60 करें तो ये तो, सो लेट्स डू इट लाइक दैट. 10 20 30 40 50 60, आसान हो जाएगा. ओके, लेट्स डू इट लाइक दिस. सो दैट मीन्स if I have this and this is time 1 and 2 and I have 0 over here, so my first 10, second would be 20 30 40 50 and 60. अच्छा 60. अब यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हम कर चुके हैं, लेकिन चलें. ओके 60. अब ये 60 आ गया. अब आपको पता है कि अगर ये 60 है, सो ईच एंड एवरी स्मॉल यूनिट ओवर हेयर वुड बी 1 ना. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह होगा ना. तो अगर आपने कोई प्लॉट करना हो 7 या 8, तो आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये दिस इज द वन. इस तरह करेंगे ना आप. दिस इज हाउ यू विल मेक अ ग्राफ. ओके, ये भी क्लियर हो गया. अब ये टोटल तो आपको यहाँ पे 60 नजर आ रहा था, लेकिन एक्चुअली दिस इज मोर देन 60. हाउ? बिकॉज द फर्स्ट वन इज अप टू 16.4. तो अगर पहला 16.4 है, सो दैट मीन्स 10 and 20, दिस इज द मिडिल पॉइंट 15, सो 16.4 वुड बी समवेयर ओवर हियर. यहां पे आ जाएगा ना. तो ये आ गया आपके पास 16.4, ये आ गया आपके पास ये प्रिवेंशन. ओके, नेक्स्ट वन इज 9.74. नाउ यू विल काउंट 9.74 फ्रॉम दिस पॉइंट upward. So 16.4 plus 9.74 would give you 25.7585. Okay, whatever, 4. Okay, 25.74. अब अगला 20, ये 25 आ गया, so 25.74 is up till here. So this is the next one, which is appraisal. फिर इसी तरह थर्ड 56.15. अब यहां से ऊपर 56 जाना है, सो 25.74 प्लस 56.15 जी 81.8. तो इसका मतलब ये 60 से ऊपर जाएगा. ठीक है, सो दिस वुड बी 70 80 90 100 70 80 81.8. तो ये 81, ये 90 है, तो 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90. सो 81 इस यहां पर आ जाएगा. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू विल मेक इट. और अगर आप कहते हैं कि नहीं सर इतने क्या वो करें, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो सब कुछ खुद कर सकते हैं, तो ठीक है, डू इट ऑन एक्सेल. ठीक, अगर आप पहली बार सीख रहे हैं इसको, सो दैट्स हाउ यू मेक इट. क्लियर? ऐसे आसान था. ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट वन और देखते हैं उधर क्या मसला है. थोड़ा टेक्निकल नेचर का मसला हो तो अच्छा है. ग्राफ्स आपको एग्जाम में इस तरह नहीं दूंगा कि आप बनाएं. जनरली आपसे कह दूंगा कि ये ग्राफ बना दें, बट यू डोंट नीड टू डू द कैलकुलेशंस इन सो डिटेल. इतनी डिटेल में मत कीजिएगा, रफली मुझे बना के दे दीजिएगा. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन. नाउ दिस इज प्रॉब्लम 1A3. ओके, मर्क्यूरी इनकॉर्पोरेशन, कैन यू रीड इट क्लास? इसको पढ़ सकते हैं सारे?
इसको सारे पढ़ सकते हैं? ओके, so now what does it say? It says Mercury Incorporation produces cell phones at its plant in Texas. In recent years, the company's market share has been eroded by stiff competition from overseas. Price and product quality are the two key areas in which companies compete in this market. Price and product quality. Okay, let's move on. A year ago, the company's cell phones had been ranked low in product quality in a consumer survey. Shocked by this result, George Gomez, Mercury's president, initiated an intense effort to improve product quality. Gomez set up a task force to implement a formal quality improvement program. Included on this task force were representatives from the engineering, marketing, customer service, production, and accounting departments. The broad representation was needed because Gomez believed that this was a company-wide program and that all employees should share the responsibility for its success. After the first meeting of the task force, Holly Elser, manager of the marketing department, asked John Tran, production manager, what he thought of the proposed program. Tran replied, I have reservations. Quality is too abstract to be attaching costs to it and then to be holding you and me responsible for cost improvements. I like to work with goals that I can see and count. I'm nervous about having my annual bonus based on a decrease in quality costs. There are too many variables that we have no control over. Mercury's quality improvement program has now been in operation for 1 year. The company's most recent quality cost report is shown below. So this is your quality cost report. Prevention costs are given last year, this year. Appraisal costs are given for both years. Internal failure, external failure, and then total quality cost, and then total production cost. Production की cost भी, quality की cost भी. As they were reviewing the report, Elsa asked Tran what he now thought of the quality improvement program. Tran replied, I am relieved that the new quality improvement program hasn't hurt our bonuses, but the program has increased the workload in the production department. It is true that customer returns are way down, but the cell phones that were returned by customers to retail outlets were rarely sent back to us for rework. Expand the company's quality cost report by showing the cost in both years as percentages of both total production cost and total quality cost. इसमें कोई मसला है शाजिब? किसका मसला था ये, फ़हीम का या शाजिब का? जी हाँ देखें आप वो कौन सी चीज मांग रहा है. दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन. फ़हीम वो दो चीजें मांग रहा है आपसे. यहाँ पे वो आपसे दो चीजें मांग रहा है. इसको मैं हटा रहा हूं. ओके, सो इट्स एक्चुअली आस्किंग यू फॉर टू थिंग्स. The first thing it's asking you is in both years as percentages of both दोनों total production cost. एक बार total production cost से इसकी percentage find out करनी है. Total production cost से. So total production cost and the second one is total quality cost. Total quality cost. तो अगर मैं दोनों से परसेंटेज फाइंड आउट करूंगा तो दोनों डिफरेंट आएंगी और फिर दोनों का आपने चार्ट बनाना है. ठीक है, वो डायग्राम बनानी है. अब अगर यहां पर आ जाए, अब अगर मैं फाइंड आउट करूं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट से, तो लेट्स से इसमें से कोई एक फिगर आप उठा लें जो आप चाहते हैं कि मैं फाइंड आउट करके दूं. प्रिवेंशन कॉस्ट, और प्रिवेंशन कॉस्ट में से कौन सी कॉस्ट लेट्स से, या टोटल प्रिवेंशन कॉस्ट को फाइंड आउट करूं. टोटल प्रिवेंशन कॉस्ट. सो टोटल प्रिवेंशन कॉस्ट इज हाउ मच? 70. वो कह रहा है कि आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 4200. ये 4200,000. हाँ लेकिन फिर वो भी तो 1000 में है ना. सो लेट्स फॉरगेट अबाउट जीरोस को हटा दें. सो 70 डिवाइड बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय 100. आपके पास फिगर आ गई विच वुड बी 1.6. अब मैं देखिए प्रोडक्शन की बेसिस पे कर रहा हूं. सो प्रोडक्शन की बेसिस पे माय प्रिवेंशन कॉस्ट इज 1.6. प्रिवेंशन कॉस्ट इस बेसिस पर इज 1.6%. ओके, अब अगर इसी सेम प्रिवेंशन कॉस्ट को फाइंड आउट करूं टोटल क्वालिटी कॉस्ट की बेसिस पर, तो क्वालिटी कॉस्ट टोटल कितनी है? 670.
So 70 divided by 670 multiplied by 100 would be जी calculate class calculate 10.4%. बस इसी तरह आप सारे फाइंड आउट कर लें जी क्लास. एनी प्रॉब्लम विद दिस वन? मेरे हिसाब से इट वाज एन इजी वन. नेक्स्ट ईयर का भी करेंगे. नेक्स्ट ईयर का भी कर लें. इस तरह करना है सर. हाँ सिंपल. जी क्लास क्लियर सो फार? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कोई नहीं? ओके सो लेट्स मूव ऑन. वी हैव एक्चुअली फिनिश्ड दिस चैप्टर ना. We've actually finished this chapter, so we need to start with the next one from the slides, but in the book it's the same one. This chapter is supposed to be chapter number 5, which is not here, so let me download it for you. इसको pause कर दें, हम उससे downloading कर लेंगे और उसके बाद then pause कर दें, not stop. Okay, let's start class. So now, analysis and use cost behavior. So it's basically the same chapter, chapter number 1, but in slides this is chapter number 5. In the book you will find it in chapter number 1. Now what we need to do over here, we already know about fixed cost and variable cost. So we will talk about these costs a bit further, thoda sa aur. Variable, fixed, and then we will talk about a mixed cost. For mixed cost we will use the concept of y equals a plus bx. ये जो concept थोड़ी देर पहले बताया ना, इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. y equals a plus bx, the relative proportions of which define an organization's cost structure. So basically ये जो mixed cost होता है ना, ये आपको बताता है about the organization's cost structure, कि कितनी cost मेरी वेरिएबल है और कितनी कॉस्ट मेरी फिक्स है. मिक्स कॉस्ट दोनों का मिक्सचर होता है, तो इसमें से मैं फिक्स अलग करता हूं और वेरिएबल को अलग कर देता हूं, ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है. उसका फायदा मुझे क्या है? उसका फायदा ये कि जब मैं एक्टिविटी ज्यादा या कम करूंगा, सो द वेरिएबल कॉस्ट वुड इंक्रीज और डिक्रीज, वेयर एज द फिक्स कॉस्ट वुड रिमेन फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होगा. तो देन आई कैन डिसाइड प्रोडक्शन कितनी करूं और क्या क्या काम करूं, व्हाटएवर जोन सी एक्टिविटी है. अ न्यू इनकम स्टेटमेंट कॉल्ड द कंट्रीब्यूशन अप्रोच, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं. ये क्योंकि सेम चैप्टर है, वहां पे जरूरत थी मुझे आपको बताने की ताकि आप क्वेश्चंस कर सकें, तो मैं ये आपको समझा चुका हूं. ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर डिस्कशन. ये डिस्कशन सबको याद है? ये डिस्कशन सबको याद है? वेरिएबल, टोटल वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ये सबको याद है? ओके, सो लेट्स रिफ्रेश इट. सो वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल वुड चेंज विद चेंज इन एक्टिविटी. क्लियर? ओके, आगे चलिए. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वुड रिमेन कांस्टेंट. फहीम, नॉट डिक्रीज, इट रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट remain same even when activity changes, but if we stay within the relevant range. relevant range को याद रखना है हर जगह पर, within the relevant range, हर जगह पर याद रखें. मैं जो भी डिस्कशन कर रहा हूं या जो भी आप बुक में पढ़ रहे हैं, इट्स ऑल while staying within the relevant range. relevant range के अंदर रह के है, इसके बाहर की बातें नहीं कर रहे हम. लेट्स मूव ऑन. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट would decrease with increase in activity. एक्टिविटी ज्यादा होगी, सो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वुड डिक्रीज. ठीक, इनवर्स. गॉट द आइडिया? ये सब हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये उसकी समरी है जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन. द एक्टिविटी बेस. अब ये जो हम कहते हैं ना कि एक्टिविटी, सो व्हाट इज एक्चुअली दिस एक्टिविटी विद द चेंज इन एक्टिविटी, विद द चेंज इन एक्टिविटी, व्हाट इज दिस एक्टिविटी? सो दिस एक्टिविटी और called as activity base or also called as cost driver. ये क्या है? cost driver, मैं आपको सिंपल इसका cost driver यानी जो cost को चला रहा है, ड्राइव कर रहा है. इसका मतलब ये अगर वो cost को चला रहा है तो वो ज्यादा होगा तो cost ज्यादा होगी, जब वो कम होगा तो cost कम हो जाएगी. इट्स अ cost driver, और in other words activity base, और in other words cost driver. ठीक है, cost driver activity base. So let's move on. Measure of what causes the incurrence of variable cost. Variable cost के साथ इसका relationship है. As the level of activity base increases, the total variable cost increases proportionately. ये बात हम अभी थोड़ी पहले कर चुके हैं. Units produced or sold is not the only activity base. Now normally the thing which comes into our minds, इससे पहले तक जब तक हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी, हम कहते थे number of units.
नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा होता है तो कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन दिस इज नॉट दी ओनली एक्टिविटी बेस एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉस्ट ड्राइवर बाय द वे। ये कोई अच्छा कॉस्ट ड्राइवर भी नहीं है। जो अच्छा कॉस्ट ड्राइवर है जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी लेबर आवर्स, क्योंकि जितना ज़्यादा लेबर काम करता है उतना ज़्यादा सब कुछ काम होगा। लेबर ज़्यादा काम करेगा, मटेरियल ज़्यादा, इनडायरेक्ट मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल होगा। लेबर ज़्यादा काम करेगा तो लाइटिंग भी लगेगी, लेबर ज़्यादा काम करेगा तो ये सब काम ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। तो जब लेबर ज़्यादा काम करेगा सो एक्चुअली दिस कॉस्ट वुड इंक्रीज। तो इसका मतलब दिस इज अ गुड एक्टिविटी बेस और अ गुड कॉस्ट ड्राइवर। और जितने क्वेश्चंस आप देखेंगे उसमें मैक्सिमम वुड बी बेस्ड ऑन लेबर आवर्स और इट कैन बी मशीन आवर्स। मशीन ज़्यादा चलेगी तो कॉस्ट ज़्यादा होगी ना। दिस इज अ गुड एक्टिविटी बेस। इट कैन बी माइल्स ड्रिवन फॉर व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कॉस्ट। जितने ज़्यादा गाड़ी चलेगी उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है ना, माइल्स ड्रिवन। और फिर सबसे आखिर में वो यूनिट्स प्रोड्यूस, जो इससे पहले तक आप पढ़ते थे कि जितने यूनिट ज़्यादा होते हैं उतनी कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। सो दीज आर द 4 मोस्ट कॉमन आई वुड से एक्टिविटी बेसिस। क्लियर सो फार? ओके, लेट्स मूव ऑन। ट्रू वेरिएबल कॉस्ट। ट्रू वेरिएबल कॉस्ट हमने इससे पहले क्या कहा था, क्या चीज़ होती है? फिक्स्ड। हाँ, तो क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एक्टिविटी proportionately. So this is a true variable cost which increases with the increase in activity, that is proportionately is called a true variable cost or a total variable cost. बात क्लियर होगी? ये इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, आप इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। डोंट टेल मी कि आपको अभी तक से याद नहीं हुआ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी बैड। यू ओनली हैव 2 weeks लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स, सो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट वन। सेम एग्जाम्पल जो हम इससे पहले कर चुके थे, टेलीफोन वाली। जितने ज़्यादा मिनट्स आप बात करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी टेलीफोन का बिल ज़्यादा होता है, ठीक है, सिंपल। सो लेट्स मूव ऑन। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो रहा होता है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम, विच इज दी पर यूनिट पर मिनट चार्जेस। 1 मिनट का चार्ज इज सेम 2 रुपए या 3 रुपए। तो अगर आप जितने मिनट ज्यादा करेंगे उतना टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो ज्यादा होगा, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट रिमेन सेम, 2 रुपए है पर मिनट। चाहे आप जितनी भी फोने करें, चाहे आप 10 मिनट बातें करें, 20 मिनट बातें करें, 1 मिनट बात करें, so this remains the same. This is variable cost per unit remains constant. Clear? Clear है? Okay. और इसका डायग्राम भी क्लियर है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम भी क्लियर है? क्लियर है? ओके क्लास, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम में आ रही हैं, ठीक। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेक इट सीरियसली, यू नीड टू वर्क। Okay, so let's move on. Now, let's talk about extent of variable cost. अब ये variable cost, extent of variable cost किस तरीके से होती है? Now, the proportion of variable cost differs across organizations. Now, it is different for different organization. ये नहीं होता कि हर एक में variable cost का same proportion होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा. For example, a public utility with large investments in equipment. Large investments in equipment. Public utility company. What comes to your mind? Public utility company. Public utility company. यूटिलिटी क्या होती है? Public use. Public use. Public good. So welfare तो नहीं है? यूटिलिटी स्टोर। इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल्स है ना, जो डायरेक्ट आपके दिमाग में आनी चाहिए यूटिलिटी के हिसाब से, वो सबसे पहले आती है आपके दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी, स्वी गैस, ठीक है, पाकिस्तान में। सो दीज आर द यूटिलिटी, पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज, ठीक, ओके। अब ये, हाँ, वापडा पेस्को हो गया। वापडा तो खैर आपको चार्ज नहीं करता, पेस्को आपको चार्ज करता है, ओके। सो नाउ लेट्स लुक एट दीज कंपनीज। दे हैव ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विपमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विपमेंट। वापडा के कितने पोल्स हैं और कितने ट्रांसफार्मर्स हैं? सो ह्यूज इन्वेस्टमेंट। कितनी लाइंस हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तारे कितनी हैं? ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब जब इनकी फिक्स्ड, अब ये इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली फिक्स कॉस्ट ना, इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो
फिक्स्ड एसेट है ना, फिक्स्ड एसेट के ऊपर आप लोग क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू इन फिक्स्ड एसेट्स? व्हाट डू यू डू फॉर फिक्स्ड एसेट्स? Depreciation. Depreciation is normally a fixed charge. एक्सपेंस है और फिक्स्ड एक्सपेंस है नॉर्मली। इसका मतलब यह है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ना भी बनाएं तो इन एसेट्स को आपको डिप्रिशिएट करना पड़ेगा। अगर आप वापडा हैं, करना पड़ेगा ना आपको। सो दे हैव फ्यू वेरिएबल कॉस्ट। इनकी वेरिएबल कॉस्ट कम होती हैं, एक्टिविटी की वजह से इनकी कॉस्ट ज़्यादा जो कम हो रही होती है ना वो कम होती है। इनकी ज़्यादातर कॉस्ट वो होती है जो कि एक्टिविटी के साथ उसका कोई भी ताल्लुक नहीं हो रहा होगा, वो सेम रहेगी। इनको डिप्रिसिएशन हर साल करनी है, इनके एम्प्लॉयज़ हैं 1000 2000 वो कॉस्ट है इनकी, उसको सैलरीज हैं, फिक्स हैं, चाहे काम हो या ना हो, चाहे सेल्स हो या ना हो, वो फिक्स हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मार्कर किसने बनाया हुआ है? पियानो का, पियानो कंपनी, ठीक है। इट मैन्युफैक्चर्स मार्कर्स, पेन्स, इरेजर्स, पेंसिल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। इसका क्या होता है? विल हैव मेनी वेरिएबल कॉस्ट। नॉर्मली इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होती हैं और इसकी फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी कम होती हैं, थोड़ी सी कम होती है। मशीन्स इसके पास भी होती हैं, ट्रक्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उसकी डिप्रिसिएशन होती है, फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनकी सैलरीज होती हैं, फिक्स्ड होते हैं, लेकिन दे हैव मेनी वेरिएबल कॉस्ट, इनकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्विस कंपनी। सर्विस कंपनी जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हाँ कोई भी PTCL, आई वुड से पब्लिक यूटिलिटी कंपनी। हाँ सबसे कॉमन तो आपका IMS प्रोवाइडिंग यू सर्विस ना, ठीक है। सो अ सर्विस कंपनी विल नॉर्मली हैव अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इसकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। सर्विस कंपनीज की वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट ज़्यादा होती हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होती हैं, फिक्स कॉस्ट कम होती है क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करते, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके। अब मर्चेंडाइजिंग कंपनी, मर्चेंडाइजिंग कंपनी क्या करती है? फिनिश गुड्स लेते हैं और फिनिश गुड्स को सेल करते हैं। तो ये पियानो बनाता नहीं है, जैसे ये पियानो बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये वो वाली कंपनी है जो पियानो को सेल कर रही होगी। पियानो मार्कर्स बनाता है, चीज़ें बनाता है और उठाकर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दे देता है। उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ये काम है कि ये सबको सेल करे। लेट्स से रिटेल स्टोर्स, इम्तियाज, ठीक है, ये चीज़ें बेचता है, ये तैयार चीज़ें खरीदता है, तैयार चीज़ें बेच देता है। अब इसके लिए क्या है? विल हैव अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इसकी वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसकी फिक्स कॉस्ट बहुत कम है, वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। देखिए इसकी मैनी वेरिएबल कॉस्ट, इसकी हाई प्रोपोर्शन और इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके और इसके ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, इसकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है पब्लिक यूटिलिटी और इसकी रिलेटिवली वेरिएबल ज़्यादा होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं फिक्स एसेट्स के अंदर, क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी कंपनी होती है इसलिए नॉर्मली पूरे कंट्री वाइड ये पब्लिक कंपनी होती है ना, गवर्नमेंट होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट की कंपनी होती है ना, पब्लिक यूटिलिटी कंपनी, ये गवर्नमेंट ओन होती है। तो इसका काम होता है सब लोगों की वेलफेयर के लिए ज़्यादातर काम करना, ठीक है। और ये वो चीज़ें करती है जो कि मेन चीज़ें होती हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रिसिटी, गैस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गई PIA की, ठीक, तो ये वाली कंपनीज होंगी। तो इस वक्त इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स इनकी ज़्यादा होती हैं इन फिक्स एसेट्स और इनके जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं वो कम होते हैं। जो फिक्स एसेट्स ज़्यादा हैं तो उसके ऊपर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा आती है। सर मैं कैसे समझूं कि इसमें प्रोडक्शन नहीं होती इसलिए कि फिक्स कॉस्ट ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट कम होती है? प्रोडक्शन नहीं होती, प्रोडक्शन तो हो रही होती है, ये तो बात नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक। ओके, लेट्स मूव ऑन। एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी हैं? मर्चेंडाइजिंग कंपनी के लिए CGS इज अ वेरिएबल कॉस्ट, मर्चेंडाइजिंग कंपनी के लिए CGS इज अ वेरिएबल कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, अब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सो दैट मीन्स देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ये तो वेरिएबल हैं, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर देयर आर 2 कंपोनेंट्स। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर वी हैव 2 कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट फिक्स्ड और एक वेरिएबल। दैट मीन्स MOH इज एक्चुअली अ मिक्स्ड कॉस्ट, ये मिक्स्ड कॉस्ट है,
ठीक है, इसमें कुछ फिक्स है कुछ वेरिएबल है। तो ये जो है ये वेरिएबल पोर्शन है। सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बोथ मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, कमीशंस वेरिएबल होते हैं। जितने ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा कमीशन होगा। शिपिंग कॉस्ट, जितनी ज्यादा सेल होगी उतनी ज्यादा शिपिंग होती है। क्लरिकल कॉस्ट सच एज इनवॉइसिंग, सेल ज्यादा होगी इनवॉइसिंग ज्यादा होगी। सो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ अगर मैं देखूं तो ये सब नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ वेरिएबल है। सो दीज आर ऑल वेरिएबल कॉस्ट। सर्विस कंपनीज, सर्विस कंपनीज चीजें नहीं बना रहे, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके पास मशीन्स कोई ऐसी चीजें नहीं होती। सप्लाईज, मार्कर्स, ठीक है, मार्कर ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं ना। पेज, पेपर कितना इस्तेमाल होता है एमएस में? पेपर, ठीक है। अगर हम लोगों के पास विजिटिंग सैलरी हो तो फिर लेबर, डायरेक्ट लेबर, ठीक। सो सप्लाईज, ट्रेवल एंड क्लरिकल, ये सारी सर्विस कंपनीज की कॉस्ट हैं जो कि ज्यादा होती हैं। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। क्लरिकल क्या होता है? क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्लर्क्स की कॉस्ट, ठीक है, जो क्लरिकल काम कर रहे होते हैं, इनवॉइसिंग कर रहे हैं, सबके अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंटेंट्स हैं, इनकी फिक्स सैलरीज नहीं होती। इनकी सैलरीज ऐसा है कि हम लोग जिस नेचर पे देख रहे हैं ना, हमारे पास हम एक मिक्स्ड किस्म की इकोनॉमी है। हम आगे जाके देखेंगे कि हम लोग बेसिकली ना सोशलिस्ट हैं और ना प्योर कैपिटलिस्ट हैं। तो हमारे पास कुछ फीचर्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के हैं और कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमी के हैं। अब अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी का देखें तो वहां पे द एम्फोसिस इज मोर ऑन फिक्स्ड जॉब्स, जो कि वुड गिव राइज टू फिक्स्ड कॉस्ट, यानी वहां पे डायरेक्ट लेबर वुड बी अ फिक्स्ड एक्सपेंस, क्योंकि आप लेबर को हटा नहीं सकते। लेकिन अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो वो लेबर को हटा देते हैं। जब काम होता है लेबर काम करता है, ऊपर आर की बेसिस पे काम करता है, सो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो हम लोग इस कोर्स में हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यू विल टेक इट एज वेरिएबल कॉस्ट। हालांकि आप कहेंगे कि सर लेबर डायरेक्ट फिक्स्ड है, आप फिक्स्ड हैं, मेरी सैलरी इज फिक्स्ड, चाहे मैं ज़्यादा पढ़ाऊँ कम पढ़ाऊँ वट 1 क्लास पढ़ाऊँ 2 क्लास पढ़ाऊँ 3 क्लास पढ़ाऊँ, माई सैलरी इज फिक्स्ड, तो फिर ये फिक्स कॉस्ट हो गई। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में इट्स सपोज टू बी अ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट लेबर इज सपोज टू बी अ वेरिएबल कॉस्ट। तो इस वजह से थोड़ा सा, विच वन? थर्ड वन, मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बोथ, जिसमें दोनों कॉमन हो। कमीशन इज कॉमन इन बोथ ऑफ दीज organizations and commission is a variable cost. These are not all the examples of variable cost, these are some examples of variable cost. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको मैं बार बार बता रहा हूं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा यू विल हैव आइडिया कि एक्सपोजर होगा कि वेरिएबल कौन सा है, फिक्स्ड कौन सा है। एग्जाम में मैं आपसे कुछ कॉस्ट लिख दूंगा और मैं कहूंगा इसमें फिक्स्ड कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, मुझे लिखकर बताएं, बस दैट्स इट, ठीक है। वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको आइडिया ना हो कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है या मिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। गॉट द आइडिया? ब्रेक कर लेते हैं। ओके, सो वी विल हैव अ ब्रेक ऑफ 2 to 3 minutes, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। प्रेजेंटेशन कितनी? So we were talking about variable cost. Now a true variable cost, this is how the true variable cost will react. It will increase proportionately with the change in activity. यानी अगर change in activity 1 ज्यादा होगा और ये let's say 5 ज्यादा हो रहा है, so it will be true for each and every activity. यानी अगर activity 4 ज्यादा होता है, so the cost will increase by 4 multiplied by 5 equals 20. Proportionately ज्यादा होता है. Okay, direct material is a true or proportionally variable cost. ये एक अच्छी एग्जांपल है बिकॉज द अमाउंट यूज ड्यूरिंग अ पीरियड विल वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी. नंबर ऑफ यूनिट्स जितने ज्यादा करेंगे डायरेक्ट मटेरियल उतना ज्यादा इस्तेमाल होगा. सिंपल, ठीक है. सो इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ अ ट्रू वेरिएबल कॉस्ट. देन इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम आई टॉक्ड अबाउट सम स्टेप्स के सम कॉस्ट कैन बी स्टेप्स इन स्टेप वेरिएबल. इट कैन आइदर बी अ स्टेप वेरिएबल और अ स्टेप फिक्स्ड. दोनों चीजें हो सकती हैं. अब स्टेप वेरिएबल कॉस्ट क्या चीज है? हमने उस दिन स्टेप फिक्स की बात की थी. सो लेट्स टॉक अबाउट स्टेप वेरिएबल कॉस्ट.
Now, step variable cost, once again, is a variable cost, which means it will increase with the change in activity, but it will increase in steps. It will increase in steps. So, the step variable cost remains constant within a narrow range of activity. एक छोटी सी रेंज ऑफ एक्टिविटी के लिए ये कांस्टेंट रहता है. लेट्स से दिस इज 0 एंड दिस इज 5. तो अगर आप 0 से 1 2 3 4 तक जाएंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा. लेकिन आप जो ही 5 से ज्यादा जाएंगे तो ये नहीं होगा कि 5 के बाद 6 के लिए थोड़ा सा ज्यादा होगा, 7 थोड़ा ज्यादा. ये डायरेक्ट जंप हो जाएगा और 6 से ऑनवर्ड्स टिल 10 लेट्स से ये से कांस्टेंट रहेगा एक दफा. फिर उसके बाद अगर आप फिर एक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा करते हैं 11 लेट्स से, सो इट विल जंप अप और फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट, एंड दैट्स हाउ इट मूव्स. सो इट इज कॉल्ड एज अ स्टेप वेरिएबल. अब आप कहेंगे सर इसकी एग्जांपल क्या है? सो अ रिसोर्स दैट इज ऑब्टेनेबल ओनली इन लार्ज चंक्स. सो इट्स अबाउट दोज रिसोर्सेज, वो चीजें जिस पे आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, लेकिन वो कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो इस पर और वो चीजें आपको मिल रही हैं चंक्स के अंदर. जिस तरह डेटा, यू गेट डेटा इन चंक्स. 1 GB की कॉस्ट आपको पड़ती है 1500 रुपए पर मंथ लेट से, ठीक है. लेकिन अगर आप 1 GB से 2 GB की तरफ जाते हैं, सो देन देयर इज अ स्टेप अप, ठीक. फिर आप कहते हैं कि मैं 2 से 3 तक जाता हूं, तो फिर 2 GB तक कांस्टेंट, यानी 1 से 2 तक कांस्टेंट रहेगा. 1 GB से 2 GB तक कांस्टेंट होगा. फिर 2 GB से नेक्स्ट 3 GB. तो इसका मतलब ये कि इंक्रीज हो रही है लेकिन स्टेप्स में. स्टेप थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रह जाती है. तो अगर आपका यूजेज है और आप डेटा को इस्तेमाल करते हैं और आप डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा MBs में, सो इट विल बी द सेम, यू विल बी चार्ज फॉर 1 GB जब तक आप 1 GB तक पहुंच नहीं जाते. लेकिन 1 GB से आप जो आगे जाते हैं, सो एक्चुअली यू हैव गॉन टू दी 2 GB, ठीक है. मेंटेनेंस वर्कर्स, आई नीड सम वर्कर्स फॉर मेंटेनेंस एंड आई नीड 5 वर्कर्स. द कंपनी पॉलिसी इज दैट दे चार्ज फॉर 5 वर्कर्स 1000 रुपीज फॉर 5 वर्कर्स. आप इनसे काम करवाएं, सब कुछ, ये लाइटें सही कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कमरा साफ कर दो, जो भी है व्हाटएवर, ये सारे काम आप उससे करवाते हैं. ओके, सो आई नीड 5 वर्कर्स, द कंपनी इज चार्जिंग मी 500 रुपीज. बट व्हेन आई नीड द 6th वर्कर, आई विल हैव टू take the next package which will be from 6 to 10. तो 6 वर्कर्स नहीं, 6 से 10 तक वर्कर्स मैं इस्तेमाल करूंगा तो 1000 सेम देना पड़ेगा, चाहे 6 इस्तेमाल करूं, चाहे 7, चाहे 8, चाहे 9, चाहे 10. बट वंस आई रीच 10 एंड आई वांट टू इंक्रीज अगेन टू 11, जंप दोबारा. सो दिस इज स्टेप वेरिएबल कॉस्ट. क्लियर हो गया? स्टेप वेरिएबल इज क्लियर? स्टेप वेरिएबल क्लियर? For a step variable cost, total cost increases to a new higher level when we reach the next higher range of activity. तो इसका मतलब ये कि range of activity, मैंने कहा ना, कुछ workers, कुछ data, तो that is the range, वो range है. तो range of activity छोटा है, सिर्फ 5 workers, सिर्फ 1 GB का data, ठीक है, छोटा range है, ठीक. ज़्यादा बड़ी range नहीं है कि 100 workers के लिए या 200 workers के लिए. So it's a small range. Small changes in the level of production are not likely to have any effect on the number of maintenance workers employed. थोड़ा बहुत करेंगे तो चेंज नहीं पड़ेगा, यानी 5 to 6 पे जाएंगे तो नहीं पड़ेगा. हाँ, 5 to 10 पे आएंगे, 11 पे आएंगे तो फर्क पड़ जाएगा. Then there will be the next step. ये भी क्लियर हो गया? Okay, so let's move on. Only fairly wide changes in the activity level will cause a change in the number of maintenance workers employed. This is what I have already discussed. So now let's move on to curvilinear cost function. You have already studied economics? Yes, sir. ठीक है. कॉस्ट कर्व याद है सबको? Yes, sir. किस तरह होता है कॉस्ट कर्व? कैसा था? किसकी तरह? इसकी तरह. ये क्या है? ओके, सो दिस व्हाट वी सेड इन इकोनॉमिक्स. हमने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा. क्या पढ़ा? व्हेन you increase activity, your cost, total cost, will increase dramatically at first, at a higher level, बहुत ज़्यादा. After some point, it will be a constant change. देखें, constant हो जाएगा.
चेंज हो रहा होगा लेकिन इंक्रीज हो रहा होगा लेकिन कांस्टेंट एक ही स्पीड के साथ टिल यू रीच अ लेवल विच इज योर ऑप्टिमम पॉइंट। वो कहता है यहां तक प्रोडक्शन करो क्योंकि यहां तक आप सही है, लेकिन इसके बाद अगर आप चले जाएं सो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड स्टार्ट, ठीक है, और फिर कॉस्ट एकदम इंक्रीज ड्रामेटिकली, ठीक। तो वो कहते हैं कि अगर आपने प्रोडक्शन करनी है तो आप इस रेंज में करें जहां पे कॉस्ट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इससे अगर पहले आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे सो द कॉस्ट विल इंक्रीज एट अ हायर रेट विद द चेंज इन एक्टिविटी। आप एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे कॉस्ट में एकदम ज्यादा चेंज आएगा, दूसरा यूनिट ज्यादा चेंज, लेकिन फिर ऐसा ऐसा वो चेंज कम होते होते एक जगह पे कांस्टेंट हो जाएगा। फिर यहां से ये अच्छा लेवल है, यहां पे आप करते हैं तो कॉस्ट एक हिसाब से चेंज हो रही है, 5 रुपए 6 रुपए जो भी है वो कांस्टेंट चेंज होगा, लेकिन फिर उसके बाद वो आपका लेवल ऑप्टिमम पहुंच गया, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप अचीव कर ली है। इसके बाद इफ यू वांट टू फर्दर इंक्रीज दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड स्टार्ट। सो दिस इज अ कर्वी linear cost function which we study in economics. Now what about the cost we studied in accounting? हमने क्या कहा, कॉस्ट का कर्व कैसा होता है, तो फिर ये इसमें कहां पर है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन है दिस इज द रेंज विच वी टॉक अबाउट। अब जरा वापस चले जाएं हमारी डिस्कशन पे, व्हेन वी वर डिस्कसिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट वी सेड विद इन द रेलेवेंट रेंज, बार बार कहते थे ना, विद इन द रेलेवेंट रेंज। सो दिस इज योर रेलेवेंट रेंज, ये आपकी रेलेवेंट रेंज है, और जो भी अकाउंटिंग में हम काम करेंगे वी विल टॉक अबाउट दिस रेंज। अगर इसके बाहर जाएंगे तो बताएंगे कि नाउ वी आर आउट ऑफ द रेलेवेंट रेंज, लेकिन अगर रेलेवेंट रेंज के अंदर है तो दैट मीन्स कॉस्ट इज अ डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्टिविटी। आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्टिविटी, जो हमने इसे थोड़ी देर पहले देखा था। क्लियर हो गया? ओके, सो अकाउंटेंट स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन, कांस्टेंट यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो कि इस रेलेवेंट रेंज के अंदर है, ओके, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ओके, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, सही। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट भी याद है हमने क्या कहा था, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट विद इन द रेलेवेंट रेंज, जब तक आप रेलेवेंट रेंज के अंदर हैं, ओके। फॉर एग्जांपल आपका मंथली बेसिक टेलीफोन बिल, टेलीफोन के ऊपर जो फिक्स्ड पोर्शन आता है, लाइन रेंट हमेशा फिक्स रहता है, चाहे आप ज्यादा कॉल्स करें चाहे कम कॉल्स करें चाहे कॉल्स बिल्कुल ना करें, लाइन रेंट वुड बी फिक्स। ना GST is the sales tax which would increase when you consume more. परसेंटेज होता है फिक्स परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ बिल, जो आपका बिल है उसका एक परसेंटेज होगा, परसेंटेज फिक्स होगा लेकिन जाहिर सी बात है अमाउंट ज्यादा होगा ना, ओके। सो नाउ योर टोटल फिक्स कॉस्ट इज इट रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन एक्टिविटी चेंजेस। और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, हमने कहा इट डिक्रीजेस विद द चेंज इन एक्टिविटी, ठीक है। यानी अगर आपका लाइन रेंट 100 रुपए है और आप 10 कॉल करते हैं, सो योर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज 10, बट इफ आई इंक्रीज एक्टिविटी, लाइन रेंट सेम है एंड आई इंक्रीज एक्टिविटी टू 100, सो माई फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज 1। लेकिन ये जीरो कभी नहीं होगा, ये देखिए ये जीरो कभी नहीं होगा, ट्राई कर लें 100 और आप कहें कि मैं कॉल्स करता हूं 10,000 की, 10,000, सो 1 2 3 4, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये 0 0 0 0 0 पे चला जाएगा लेकिन कभी भी फुल जीरो नहीं होगा, इट विल नेवर टच दिस एक्सिस। ओके, लेट्स मूव ऑन, स्टिल हैव 5 minutes लेफ्ट, 5 minutes क्लास, 5 minutes। आपकी बसेस, मैं पिछली बार जब आप लोगों ने ये कहा और मैं उसके बाद गया क्लास के बाद, मैंने नमाज पढ़ी और फिर मैं निकला, इट वाज 2:15 और तब भी बसेस खड़ी हुई थी।
शहर की बस है, वो जल्दी निकलती आपकी शहर की ओके आपकी बस का नंबर क्या है? 565 5 6 दैट्स इट. शामिर आ जाया नहीं. नूर अकबर which one? 6 Romesa 1 and Haya 6. So 1 5 and 6. ये मैं आज चेक करूंगा कि 1 5 6 किस टाइम लगेंगे. Okay, so those of you The bus timing will be changed up or sharp because all the students complained about it. So yes, sharp 2. not sharp 2 2 2 3 technically. अच्छा, अगर आप लोगों ने जाना है 3 लोग 4 लोग आप लोग जा सकते हैं, ठीक. और मैं फिनिश दिस ऑफ. I'll finish this off. Types of fixed cost. Okay. So कितने किस्म की fixed cost है? So there are 2 types of fixed cost: committed and discretionary. Committed क्या है? Commit. ना commit. What is commit? When you promise something, ना कि ये होगी ये cost. For example, committed fixed cost is when it's a long term fixed cost and it cannot be changed. You have already committed to it. आपने कह दिया कि ये cost होगी. It cannot be significantly reduced in the short term. Short term में change नहीं हो सकती, long term में change हो जाएगी, but not in the short term. Example क्या है? Equipment. आपने खरीद लिया, आपने आज खरीदा. The useful life is 5 years. So now you need to depreciate it for 5 years. तो इस 5 साल के लिए आपने कमिट कर लिया कि आप एक एक्सपेंस हर साल करेंगे, कॉल्ड एज डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, कमिटेड फिक्स कॉस्ट. ओके. रियल एस्टेट के टैक्सेस, आपके पास कोई जगह है और उसके ऊपर कोई टैक्स आप देते हैं, कोई गवर्नमेंट का टैक्स है. दैट टैक्स इज 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ योर बिल्डिंग और हाउस और फैक्ट्री व्हाटएवर. अब जब आपने बिल्डिंग लिया तो आपने कमिट कर दिया कि आप ये टैक्स देंगे हर साल. गवर्नमेंट को आपने ये टैक्स देना है, चाहे आप इसके अंदर प्रोडक्शन करें या ना करें. प्रोडक्शन ज़्यादा करें, प्रोडक्शन कम करें. इट्स अ फिक्स कॉस्ट एंड इट्स अ कमिटेड फिक्स कॉस्ट. आपने कमिट किया हुआ है इस कॉस्ट के साथ, अब आप ये करते रहेंगे. Whereas there are some fixed costs which are discretionary, which means they can be altered in the short term. For example, advertising. Advertising normally is a fixed cost. ये नहीं होता कि आप नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा करें तो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट ज़्यादा या कम हो जाएगी, वो फिक्स कॉस्ट है. आप कहते हैं मैंने यहाँ पे बिलबोर्ड लगाने हैं और उस बिलबोर्ड के चार्जेस हैं 5000 रुपीज़ पर डे. आपने 10 दिनों के लिए लगाना है 50,000 आपको देने पड़ेंगे. 50,000. अब प्रोडक्शन आप ज़्यादा करें कम करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. ओके, 50,000. नाउ you can change it. It's a fixed cost but you can change it in the short run. मैनेजर कहे कि हमारा बजट बहुत ख़राब हो रहा है, लेट्स चेंज इट टू 30,000. आप इसको 30,000 पे लेकर आ सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट. आप रिसर्च कर रहे हैं कि इस मार्कर को और कितना अच्छा कर दूं. आप कहते हैं हर साल 1 लाख रुपए रिसर्च पे लगाओ, काम करो, रिसर्च करो, ये मार्कर कितना अच्छा हो सकता है. कभी आप कहते हैं कि नहीं मैंने किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना है, सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को कम कर दो, इट कैन बी रिड्यूस्ड एज वेल. So this is a discretionary, which means at the discretion of management. Okay, so tomorrow we'll talk about the rest of these things.